फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे हम करेंगे स्टार्ट रजवाड़ों का विलय। तो पॉइंट ये आता है कि रजवाड़े किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसके दो हिस्से थे। एक तो वो हिस्सा था जिसपे जो ब्रिटिश का सीधा प्रभुत्व था, यानी वो सीधा उस पर राज करते थे, वो कहलाते थे भारतीय प्रांत। यानी वहाँ पे कोई राजा वाजा नहीं था, सीधा ब्रिटिश प्रभुत्व था। और दूसरे जो थे वो थे रजवाड़े। रजवाड़े का अर्थ ये था कि वो क्षेत्र जहाँ पे होगा तो राजा, लेकिन राजा ने भी किसकी अधीनता स्वीकार की होगी? ब्रिटिश सरकार की। यानी जो सबसे ऊपर होगा वो तो होगा ब्रिटिश सरकार, लेकिन ना वहाँ पे राजा होगा जो वहाँ पे संभालेगा, लेकिन उसने भी अधीनता स्वीकार की होगी ब्रिटिश सरकार की। इसे कहा जाता था रजवाड़े। जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत में लगभग 565 रजवाड़ों की संख्या थी। अब समस्या ये आई कि जैसे कि भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो राज्य थे वो तो आ गए भारत में, लेकिन ना दूसरी बात ये आई कि उन्होंने कहा कि रजवाड़े भी अब स्वतंत्र हो चुके हैं। इसका अर्थ ये था कि रजवाड़ों के राजा चाहें तो वो या तो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर वो चाहें तो खुद का एक अलग राष्ट्र यानी अलग देश बना सकते हैं। अब इसमें बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि वो सारे अलग देश बनाएंगे तो रजवाड़ों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी। इस कारण से छोटे छोटे देश दिखेंगे और भारत तो एक अखंड होना चाहिए था। इस कारण से ये वाली स्थिति भारतीयों को अच्छी नहीं लगी। अब एक बात और आती थी इसमें कि जो रजवाड़े किस में मिलना चाहते हैं, यानी भारत में, पाकिस्तान में, या अलग रहना चाहते हैं, ये चीज़ जनता के हाथ में, मतलब रजवाड़ों के जो लोग थे उनके हाथ में नहीं थी। जो राजा था वहाँ का उसके हाथ में थी वो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा को ये अधिकार दिया गया, उसकी प्रजा को ये अधिकार नहीं था। इस कारण से भारत पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया। ये आप देख रहे हैं, इसमें जो ये येलो सा कलर दिया हुआ है वो है ब्रिटिश भारत, जिस पे सीधा ब्रिटिश सरकार की अधीनता थी। और जो स्काई ब्लू कलर का दिया हुआ है इसका मतलब है रियासत यानी रजवाड़े, जहाँ पे राजा तो होते थे लेकिन उन्होंने भी किसकी अधीनता स्वीकार की हुई थी? ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार की हुई थी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़े ही टाइम में जो रजवाड़े थे उन्होंने अपने तेवर दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनको देख के ऐसे लग रहा था कि ना बस अब ये हमें तो अलग ही होना है, क्योंकि अगर वो भारत में मिल जाते तो वो जो राजा थे उनका जो शासन था वो ख़त्म हो जाता, क्योंकि भारत में तो सरकार चलने वाली थी, लोकतंत्र चलने वाला था, लेकिन जो रजवाड़े थे उनमें तो राजाओं का शासन था। इस कारण से वो चाहते थे कि हम अलग हो जाए, हमारा जो राज बरकरार रह जाएगा। तो जो सबसे पहले जो त्रावणकोर के राजा है उन्होंने घोषित कर दिया कि हमारा तो भाई अलग देश होगा। थोड़े टाइम में ही हैदराबाद के निजाम, यानी जो हैदराबाद के शासक होता है उसे निजाम कहा जाता है, हैदराबाद के निजाम ने घोषित कर दिया कि भाई हमारा भी अलग ही शासन होगा, यानी हमारा एक अलग राष्ट्र होगा। और जो भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने भारत की संविधान सभा में शामिल होने से ही मना कर दिया, मतलब वो आए नहीं भारत की संविधान सभा में। इससे खतरा मंडराने लग गया कि अभी बहुत सारे अलग हो जाएंगे, फिर तो भारत एक अखंड भारत बन ही नहीं पाएगा। फिर आता है सरकार का नज़रिया। इसमें जो अहम भूमिका थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। उन्होंने सभी रजवाड़ों को भारत में विलय करने के लिए मनाया, कईयों को थोड़ी रियायत दी, मतलब थोड़ी छूट दी कि हाँ आप मिलोगे तो आपको ये छूट दी जाएगी, आप मिल जाओ। ऐसे करके बहुत से तरीक़ों से जो रजवाड़े थे उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मनाया और भारत में शामिल किया। ये कहना आसान है इस टाइम में, लेकिन उस टाइम में जब भारत को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना पड़ा था, उस टाइम में ये चीज़ और भी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि उनका राजतंत्र ख़त्म हो जाए। और इतने ज़्यादा रजवाड़े, अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो उड़ीसा में 26 थे उस टाइम में रजवाड़े, और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, और सौराष्ट्र में 14 बड़े और
119 छोटे रजवाड़े थे, मतलब बहुत ज़्यादा रजवाड़े थे। इन सारों को इकट्ठा करना, भारत में मिलाने के लिए मनाना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन ना इसमें 2-3 बातें हमें देखने को मिलती है। पहली बात तो ये थी कि जो रजवाड़ों के लोग थे वो भारत में शामिल होना चाहते थे। राजा चाहे भारत में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, जो लोग रह रहे थे रजवाड़ों में, वो चाहते थे कि हम सब भारत में मिल जाएं। और दूसरी बात ये थी कि भारत ने कहा था अगर आप भारत में मिलोगे तो आपको थोड़ी छूट दी जाएगी। जैसे कि जम्मू कश्मीर जब भारत में मिला था तो उसको थोड़ी छूट दी गई थी कि आपको ये चीज़ें दी जाती हैं। और इसके अलावा एक और बात थी कि अब जैसे कि रजवाड़ों के विलय में एक भारत की एकता और अखंडता पे सवाल उठता था कि अगर ये नहीं मिले तो भारत की एकता और अखंडता खंडित हो जाएगी। अब आता है कि जो भारत के स्वतंत्र होने से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने लगभग सभी रजवाड़ों को मना लिया था और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए थे। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने का मतलब है उन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, साइन करवा लिए थे, जिसमें लिखा हुआ था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तब ये जो रजवाड़ा है वो भारत के अंदर मिल जाएगा, विलीन हो जाएगा। और ये जो सहमति पत्र है इसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसे इस नाम से जाना जाता है। बस जो 4 रियासतें यानी रजवाड़े ऐसे थे जिनको भारत में शामिल करने में थोड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये 4 रियासतें या फिर रजवाड़े ऐसे थे जिनको भारत में विलय करने के लिए थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस चैप्टर में हम सिर्फ हैदराबाद और मणिपुर के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी जो 2 है वो हम कोई अगला चैप्टर आएगा उसके अंदर इसके बारे में दिया हुआ है, हम उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हैदराबाद का विलय। जैसे कि हम जानते हैं तो हैदराबाद है वो भारत को चारों ओर से घेरे हुए था, मतलब हैदराबाद बीच में स्थित था, आर पार में सिर्फ भारत आ गया। अब ये बड़ी सी मुसीबत थी कि हैदराबाद अलग हो जाए तो बीच में तो उसके हैदराबाद आ जाएगा और साइड में उसके भारत आ जाएगा। और जो वहाँ का राजा था उसे निजाम कहा जाता था। निजाम जो था वो दुनिया के दौलतमंद आदमियों में से एक था। अब पहले तो निजाम ने 1947 में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया था। ये समझौता 1 साल का था और इसके बीच में ना जो भारत है और हैदराबाद का जो निजाम है इसके बीच में बातचीत चलती रही थी कि हाँ आप भारत में मिल जाओ, ऐसी बातचीत वगैरह चलती रही थी। इतनी देर में क्या हुआ कि जो हैदराबाद के जो लोग थे, रजवाड़े के जो लोग थे, उन्होंने जो निजाम के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो निजाम था उसने जनता पर बहुत ही प्रहार किया होगा और जनता ने उसका बहुत जुल्म सहा होगा। इस कारण से जनता में जो धैर्य था वो टूट गया होगा और वहाँ के लोगों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी महिला थी, उन्होंने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए जो निजाम है उन्होंने एक सेना भेजी। सेना को कहा जाता है रजाकर। उस सेना को कहा जाता था रजाकर। रजाकर जो थे वो अत्याचार करते थे लोगों पे और उन्होंने गैर मुसलमान को अपना निशाना बनाया, मतलब जो गैर मुसलमान थे उन पे ज़्यादा प्रहार किया। उन्होंने लूटपाट मचाई, मतलब बहुत ज़्यादा हत्याएं की। और फिर 1948 में के सितंबर में क्या हुआ, भारत ने निजाम की सेना के खिलाफ भारत ने सेना भेज दी और हैदराबाद में आ गए। इससे क्या हुआ, निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और वो इसके साथ ही जो हैदराबाद था वो भारत में मिल गया। फिर नेक्स्ट आता है मणिपुर। जो मणिपुर के जो महाराजा थे वो थे बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था कि हाँ मतलब कि जो मणिपुर है वो भारत में मिल जाएगा, लेकिन वो उसकी जो जनता थी वो इससे खुश नहीं थी। फिर इस कारण से जो राजा ने जनता के दबाव में आके मतदान करवाया
1948 के जून में ये चुनाव हुए थे। सबसे पहले जो भारत में चुनाव हुए थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति से हुए थे, वो सबसे पहले भारत में मणिपुर में ही हुए थे। इससे क्या हुआ था, चुनाव में ये हुआ कि जो मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम रहेगा, यानी वहाँ पे संविधान तो होगा लेकिन राजतंत्र भी पाया जाएगा, यानी राजा का शासन पाया जाएगा, सरकार नहीं पाई जाएगी। इस कारण से क्या हुआ कि अब फिर भारत में मिलने में उसे कठिनाई आने लगी। वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि वो भारत में मिले, और जो वहाँ की विधानसभा के जो कांग्रेस के लोग थे वो चाहते थे कि वो भारत में मिल जाए, लेकिन जो गैर कांग्रेस के थे विधानसभा में वो चाहते थे कि भारत न मिले। लेकिन आखिर में भारत ने परामर्श किया उसकी विधानसभा से, और भारत ने जो महाराजा था उस पर दबाव डाला और उसके साथ ही भारत को मणिपुर में मिला लिया। तो इसके बाद में जो वहाँ की जो जनता थी वो उससे नाराज़ हो गई, क्रोधित हो गई। ये जो है वो आज भी देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्यों का पुनर्गठन। अब राष्ट्र एक तो हो चुका था, सभी रजवाड़े मिल चुके थे, लेकिन अब एक चीज़ फिर भी रहती थी कि राज्यों की सीमा का निर्धारण करना रहता था। इसमें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1920 में कांग्रेस सरकार ने नागपुर अधिवेशन में कहा, नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें सोचा गया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा, यानी राज्यों की सीमा का जो निर्धारण होगा वो भाषाई आधार पर होगा, यानी जिसकी भाषा जैसी होगी उसके आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था तो परिस्थितियां बदल चुकी थी। मतलब अब उन्हें ये डर लगने लगा था, अब उनको ये खतरा लगने लगा था कि अगर भाषाई आधार पर हो जाएगा तो फिर वो राज्य कहेंगे कि हमें तो हमारा एक अलग राष्ट्र बनाना है, क्योंकि हमारी भाषा तो भारत की भाषा से मैच ही नहीं होती, इस कारण से हमें अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे। इसमें भी बहुत समस्या आई। तो फिर ये किया गया कि अब तो पहले परिस्थितियाँ कुछ और थी, अब परिस्थितियाँ कुछ और है, इस कारण से भाषाई आधार पर नहीं होने वाला। इससे क्या हुआ कि जो मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी है उन्होंने विरोध खड़ा कर दिया, उन्होंने आंध्र आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आंध्र आंदोलन का अर्थ है कि आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया राज्य बनाया जाना चाहिए भाषाई आधार पर, वो होता है आंध्र आंदोलन। आंध्र आंदोलन स्टार्ट कर दिया तो फिर जो सरकार थी उसने उसका विरोध किया। सरकार इसमें हाँ ना सोच रही थी कि हम आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाएं या फिर ना बनाएं। इतने में क्या हुआ कि जो कांग्रेस के नेता थे और दिग्गज गांधीवादी और श्री रामुलु थे, इन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। भूख हड़ताल स्टार्ट तो कर दी इन्होंने, और लेकिन इसके साथ में 56 दिन के बाद में उनकी भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। अब लोग और ज़्यादा भड़के कि भी उनकी मृत्यु हो गई, आपने आंध्र प्रदेश भी नहीं बनाया और भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु भी होगी। इस कारण से क्या हुआ कि जो पुलिस थी उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी, फायरिंग स्टार्ट की, और बहुत सारे जो मद्रास में विधायक थे उन्होंने विरोध जताते हुए अपनी सीटों से भी इस्तीफा दे दिया। लास्ट में क्या हुआ कि 1952 में कि दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषित किया कि आंध्र प्रदेश के नाम से एक नया राज्य बन गया है। इस कारण से आंध्र प्रदेश तो बन गया। अब दूसरे राज्यों को ऐसे हो गया कि आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर बन गया, उन्होंने आंदोलन किया, अपना एक नया राज्य बना लिया। हमें भी करना चाहिए, हम भी हमारा एक नया राज्य बनाएंगे। ये तो फिर गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को तो अलग बना दिया, हमें भी अलग बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो फिर क्या हुआ, अब सरकार इसमें भी अब क्या कर सकती थी, तो उन्होंने क्या किया कि 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसका कार्य था कि वो राज्यों की सीमाकलन के मामले में, यानी राज्यों की सीमा के निर्धारण के मामले में गौर करे। अब उसने भी ये रिपोर्ट निकाली कि जो भारत है उसमें भाषाई आधार पर राज्य बनने चाहिए, यही स्थिति अच्छी होगी। इस कारण से भाषाई आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, इसके अंतर्गत 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी जब भारत बना था और उसमें राज्य बनाए गए थे और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तब उनकी संख्या जो थी वो थी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश।
अब ये इसका पॉइंट आता है कि पहले तो था कि जो भाषाई आधार पर किया जाएगा उसमें बहुत सारी मुसीबतें सरकार को देखने में मिल रही थी कि वो जो राज्य है वो अलग ना हो जाए अगर हम भाषाई आधार पर करें, उनमें अलगाव की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। लेकिन ये बाद में एक्सेप्ट किया गया कि यदि हम भाषाई आधार पर नहीं करेंगे तो उनमें ज़्यादा अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, ज़्यादा हिंसक घटनाएँ होंगी। इस कारण से उन्होंने भाषाई आधार पर कर दिया। और हम कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार यानी लोकतांत्रिक संविधान पाया जाता है। तो इसमें लोकतांत्रिक संविधान का क्या अर्थ है? अपने तो कहते हैं कि लोकतांत्रिक संविधान का अर्थ है चुनाव, यानी भारत में चुनाव कराए जाते हैं। इसका अर्थ इतना सा ही नहीं है, इसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। इसमें चुनाव तो करवाए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भिन्नताओं की पहचान की जाती है, यानी यहाँ पे विभिन्न बोलियाँ बोलने वाले, विभिन्न संस्कृति वाले, विभिन्न धर्म वाले लोग रहते हैं और उनकी जो विभिन्नता है उसे स्वीकार किया जाता है। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बने रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।